हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज एक नए टॉपिक नए चैप्टर को पढ़ने के प्रयास करते हैं। देखिए आज बायोलॉजी को पढ़ते हैं। बायोलॉजी में दो भाग हैं, एगो वनस्पति जगत है, एगो पादप जंतु जगत है। देखिए आज से पहले जंतु जगत को पढ़ लेते हैं, उसके बाद वनस्पति जगत को पढ़ने के प्रयास करते हैं। देखिए, देखने के प्रयास करिए, बहुत सा क्वेश्चन अच्छा है। देखिए, जंतु जगत संघ वर्ग, यहाँ देखिए प्रमुख जंतु हैं। कहने का मतलब कौन प्रोटोजोआ के अंतर्गत कौन कौन सा है। देखिए यहाँ पर है कि प्रोटोजोआ के अंतर्गत कौन कौन से उपस्थित हैं। तो देखिए प्रोटोजोआ के अंतर्गत कौन कौन है, तो अमीबा है, एंट अमीबा है, यूग्लिना, मोनोसिस्टिस, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, ट्रिसोमा, लिस्मैनिया, एंट अमीबा कोलाई, एंट अमीबा, जिनीवेलियस, ट्राइकोमोनस, बिनीजोल, ट्राइकोमोनास, ट्रैकाल्स आदि उपस्थित हैं। देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोटोजोआ के अंतर्गत कौन कौन है, तो इसको ज़्यादा मिलेगा क्वेश्चन में। अमीबा, एंट अमीबा, यूग्लिना, मोनोसिस्ट, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम और एंट अमीबा कोलाई। चलिए ये यार सबसे ज़्यादा मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अगला है पेरीफेरा। पेरीफेरा के अंतर्गत कौन है, तो ल्यूकोनेसिया, कौन है, ल्यूकोनेसिया, यूपंजिया, प्लूवेक्टा आदि उपस्थित हैं। चलिए सिलीडेट्रा के अंतर्गत क्या है, तो हाइड्रा है, ओलोबिया है, फाइसेलिया है, मूंगा है, आरियाल या जेलीफिश, आरियाल को ही जेलीफिश कहते हैं, यानी सिनोमोन आदि उपस्थित हैं। चलिए निमेटोडा के अंतर्गत कौन कौन है, तो बुचेरिया, अस्कोलिस, एंट बोरियस उपस्थित हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं एनीलिडा के अंतर्गत कौन है, तो देखिए एनीलिडा फेरिटीमा या पोलुथुमा, फेरिटीला या पोलुथुमा कहने का मतलब केंचुआ है, नोरिस हैं, जोंक का ऐसे पूछेगा कि केंचुआ, नोरिस, जोंक किसके अंतर्गत आता है, तो एनीलिडा के अंतर्गत आता है। चलिए प्लेंटी हेथमिलीज के अंतर्गत कौन आता है, तो टीनिया है, फीता क्रीम है, फ्लेनेरिया है, लीवर है, फ्यूक है। चलिए ये सब पाया जाता है। ऑर्थोपोडा, देखिए ऑर्थोपोडा के अंतर्गत कौन कौन है, तो देखिए ऑर्थोपोडा के अंतर्गत रेशम कीट हैं। कौन है, रेशम कीट है, मधुमक्खी एपीज इंडिका है, लाह उत्पन्न करने वाला कीट है, चींटी है, दीमक हैं, खटमल, घरेलू मक्खी, सीसी मक्खी, जगतमीन, तितली आदि सब ऑर्थोपोडा के अंतर्गत पाया जाता है। चलिए अगला है मोलस्का में कौन कौन सा है, तो देखिए मोलस्का में सिपिया कहे तो कटल फिश हैं, पाइला के अंतर्गत घोंघा है, काइटिन है, नोटिसस है, अस्पद है, टेरियोडा कहे तो जहाज कृमि है, और कौन है, समुद्री नींबू हैं, समुद्री खरगोश हैं, उद्यान घोंघा मोलस्का के अंतर्गत पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं, देखिए आगे हैं इकाइनोमेटा के अंतर्गत कौन कौन पाया जाता है, तो तारा मछली, स्टारफिश हैं, बिस्टर स्टार हैं, समुद्री अर्चिन है, समुद्री खीरा है, कुकुमेरिया है, बाइनो है। हेमिकार्टेटा के अंतर्गत कौन कौन है, तो जीव कृमि सिलेफिसिया है आदि हैं। चलिए आगे देखते हैं। कॉल्डरिटीज के अंतर्गत कौन है, शार्क मछली है, विद्युत रे, शार्क मछली, विद्युत रे
और हाथी मीन पाया जाता है। ऑस्टनिज के अंतर्गत कौन कौन है? तो समुद्री घोड़ा है, रोहू है, मछली है, उड़ान मछली, कतरा, सिंघनी, मांगुर आदि पाया जाता है। चलिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं बनता है। देखिए यहाँ उभयचर वाला से बनता है। देखिए उभयचर, तो उभयचर के मेढक, टोड, हाइला, सोलामेंटा आदि हैं। सरीसृप में कौन कौन है? तो छिपकली है, सांप है, कछुआ है, डायनासोर है, मगरमच्छ हैं, घरेलू छिपकली हैं। चलिए, पक्षी के अंतर्गत कौन है? तो हमिंग बर्ड, कीवी, शुतुरमुर्ग, मोर, बत्तख, मुर्गा, मैना, चील, गीद, उल्लू, कबूतर आदि सब पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए स्तनीय के अंतर्गत कौन कौन है? स्तनीय जगत के अंतर्गत कौन है? तो डॉल्फिन। देखिए पहला क्वेश्चन है कि डॉल्फिन क्या स्तनीय है? हाँ, तो स्तनीय दूध देती है। कौन है? नीली व्हेल, चिंपैंजी, गिब्धन, एनिलिडा चूहा, बत्तख चोचा, कंगारू, छुछुंदर, चमगादड़, खरगोश, कुत्ता, भेड़, शेर, तेंदुआ, बिल्ली, भालू, लोमड़ी, मानव और बंदर, गोरिल्ला। तो देखिए मानव किसके अंतर्गत आता है? तो स्तनीय जगत के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे हैं। देखिए, वह विज्ञान जिसमें जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, वह विज्ञान जिसमें जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है कहलाता है जंतु विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? तो जंतु विज्ञान कहलाता है। जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो अरस्तु के कहते हैं। किसको कहते हैं? तो अरस्तु के कहते हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दी जाती है? तो थियोफ्रेस्टस की दी जाती है। मानव त्वचा का अध्ययन कहलाती हैं तो डर्मेटोलॉजी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? तो डर्मेटोलॉजी कहलाते हैं। अस्थियों का अध्ययन कहलाती है और हिस्टियोलॉजी कहलाती हैं। कहलाती हैं। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन कहलाता है इम्यूनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? इम्यूनोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। मोलस्का समुदाय के जंतुओं को कवच का अध्ययन कहलाता है। तो कोंकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो कोंकोलॉजी कहलाता है। जीवाश्म का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? जीवाश्म का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? तो पहली ओंटोलॉजी के अंतर्गत कीड़ों का अध्ययन कहलाता है तो एंटोमोलॉजी। कीड़ों का अध्ययन कहलाता है तो एंटोमोलॉजी कहलाता है। तितलियों का अध्ययन तो टेरोलॉजी कहलाता है। तितलियों का अध्ययन। मछली संबंधित अध्ययन इख्थियोलॉजी कहलाता है। पक्षियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है तो ऑर्थियोलॉजी। पक्षियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है ऑर्थियोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी संबंधित हैं ऊतक से। घाव का अध्ययन कहलाता है तो ट्रोमोलॉजी। घाव का अध्ययन कहलाता है तो ट्रोमोलॉजी कहलाता है। घाव का अध्ययन कहलाता है तो ट्रोमोलॉजी कहलाता है। चलिए, कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है। कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है तो ओकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ओकोलॉजी कहलाता है। कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है ओकोलॉजी कहलाता है। वंशागति के नियमों का अध्ययन आनुवांशिक कहलाता है। वंशागति के नियमों का अध्ययन आनुवांशिकी कहलाता है। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है तो यूथेनिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? यूथेनिक्स कहलाता है। उस विज्ञान जो आनुवांशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति
की उन्नति का अध्ययन, मानव जाति की उन्नति का अध्ययन कहलाता है तो यूजेनिक्स कहलाता है, यूजेनिक्स कहलाता है, यूजेनिक्स कहलाता है। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती हैं, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती हैं इंटोमोलॉजी कहलाता है। किसको कहलाता है तो इंटोमोलॉजी कहलाता है। जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन, जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन कहलाता है तो फॉर्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है तो फॉर्मोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। अनुवांशिकी लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन कहलाता है। अनुवांशिकी लक्षणों एवं उसके वंशागति का अध्ययन कहलाता है तो जेनेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है तो जेनेटिक्स कहलाता है। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधित अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिकी कहलाता है। क्या कहलाता है तो पारिस्थितिकी कहलाता है। नलिक वाहिनी ग्रंथियों का अध्ययन करने वाले जंतु विज्ञान की शाखा को कहते हैं तो एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। मांसपेशिया का अध्ययन मायोलॉजी मायोलॉजी कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है डेमोग्राफी, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है तो डेमोग्राफी कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है तो डेमोग्राफी कहता है। मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर, रेशम पालन सेरीकल्चर कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। रक्त में एंटी अमीबा एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? रक्त में एंट अमीबा एवं एंटीजन के अध्ययन को सोरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोरोलॉजी कहते हैं। स्नायु तंत्र संबंधित अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। वृद्ध संबंधित अध्ययन जीरोटोलॉजी कहलाता है। शिशु रोग संबंधित अध्ययन पीडियाड कहलाता है। क्या कहलाता है? पीडियाड कहलाता है। फिलोसफिकल जूलॉजी के लेखक कौन है तो लाइमार्क है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया तो डार्विन ने दिया। फिलोसफिकल जूलॉजी लाइमार्क, नेचुरल सिलेक्शन डार्विन। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया तो डार्विन ने दिया। किसने दिया तो स्टेथोस्कोप का इसका लेनी ने किया। कौन क्या तो लेनी ने किया। प्लवनमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन कांट ने किया। किसने किया तो कांट ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। एडवर्ड जनरल संबंधित हैं तो चेचक से। किससे है तो चेचक से। डीएनए के संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? वाटसन ऑफ क्रिक ने। किसने तो वाटसन ऑफ क्रिक ने। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसके पहले देखे हैं। देखिए डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था तो कार्लसबर्ग ने। किसने किया था तो कॉर्नसबर्ग ने। सर्वप्रथम रुधिर परिसंचरण की व्याख्या किसने किया था तो हार्वे ने किया था। हृदय का पहला प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। किसने मूल अवधारणा प्रस्तुत की सभी जीव कोशिकाओं से बना होता है तो स्लाइडेन और स्वान ने जिसे कोशिका सिद्धांत दिया था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ABO रक्त समूह का पता किसने लगाया था तो कार्ल लैंड स्टीनर ने। किसने लगाया था तो कार्ल लैंड स्टीनर ने। जिम्पिंग जीन का खोज किसने किया था तो बारबरा मैकिकटोंग ने। एग्यूलेटरी जीन शब्द का खोज किसने किया था
जैकब और मोनाड ने, जैकब और मोनाड ने, जैकब और मोनाड ने लेप्रोसी बेसिलस, लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किया था। लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किया था तो किसने किया था? हेंसेल ने किया था। किसने किया था? तो हेंसेल ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? मधुमेह उपचार हेतु, मधुमेह उपचार हेतु हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? एफ.जी. बेंटिंक ने, एफ.जी. बेंटिंक ने। किसने? तो एफ.जी. बेंटिंक ने। किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है। किसने की थी? तो रोनाल्ड राउस ने, रोनाल्ड राउस ने, रोनाल्ड राउस ने। पेनिसिलिन का खोज किसने किया? पेनिसिलिन का खोज किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। रेबीज के टीके का खोज किसने किया? तो पाश्चर ने। किसने किया? तो पाश्चर ने। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का पिता, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का पिता कौन है? तो लिस्टर ने। किसने? तो लिस्टर ने। हिस्टोलॉजी शब्द, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो मेयर ने किया था। किसने किया था? तो मेयर ने किया था। शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य किस प्रकार के ऊतक द्वारा होता है? शरीर की सुरक्षा का कार्य किस प्रकार के ऊतक द्वारा होता है? एपिथेलियम ऊतक द्वारा। किसके द्वारा? तो एपिथेलियम ऊतक द्वारा होता है। चलिए आगे देखते हैं। शरीर को गर्म रखने हेतु, शरीर को गर्म रखने हेतु, शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायित्व ऊतक होता है तो वसामय ऊतक होता है। कौन सा होता है? वसामय ऊतक होता है। ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? तो वसामय ऊतक द्वारा, वसामय ऊतक द्वारा। बायोप्सी संबंधित है, बायोप्सी संबंधित है परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से, परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने में। नाभि रज्जु हैं, नाभि रज्जु हैं तो प्रौढ़ संयोजी ऊतक है, प्रौढ़ संयोजी ऊतक है। नाभि रज्जु हैं, प्रौढ़ संयोजी ऊतक है। किसी जीवित रेह के भीतर भौतिक या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो न्यूट्रोफिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तो न्यूट्रोफिया कहते हैं। किस ऊतक के कारण नख, खुर और सींग बने होते हैं? किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? तो केरेटिन, केरेटिन के, किसके? तो केरेटिन, केरेटिन। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका तंत्र में कोशिका विभाजन नहीं होता है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका तंत्र में विभाजन नहीं होता है। चलिए, साइबेरियस ग्रंथि पाई जाती हैं, साइबेरियस ग्रंथि पाई जाती हैं स्तनियों की त्वचा में, डार्मिंग में, स्तनियों की त्वचा में, डार्मिंग में। हाइबर्सियन तंत्र, हाइबर्सियन तंत्र पाया जाता है, हाइबर्सियन तंत्र पाया जाता है तो स्तनियों की अस्थि में, स्तनियों की अस्थि में। घाव भरने में सहायक ऊतक होता है तो एपिथेलियम ऊतक। कौन होता है? तो एपिथेलियम ऊतक। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन है। तंत्रिका तंत्र की। मानव शरीर की त्वचा सबसे मोटी होती है तो तलवे पर। किसकी? तो तलवे पर। लाइक्राइमल ग्रंथि स्रावित, लाइक्राइमल ग्रंथि स्रावित होती है आंसू। किसके? तो आंसू, आंसू। शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवेदना का चालन किसके द्वारा होता है? तंत्रिका ऊतक द्वारा, तंत्रिका ऊतक द्वारा, तंत्रिका ऊतक द्वारा। किस संरचना द्वारा अस्थि से अस्थि को जोड़ा जाता है? अस्थि से अस्थि को लिगामेंट। किसके द्वारा? लिगामेंट द्वारा। किसके द्वारा? लिगामेंट द्वारा अस्थि से अस्थि को जोड़ा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। मोटापा किसकी अधिकता के कारण होता है? मोटापा किसकी अधिकता के कारण होता है? वसा ऊतक के। किसके? तो वसा ऊतक के। मास्ट कोशिका, मास्ट कोशिका पाई जाती है तो संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक।
फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण प्यूलरा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूलरा कहते हैं। दांत मुख्य रूप से बने होते हैं, डेंटाइन के बने होते हैं। किसके? तो डेंटाइन। दांत का शिखर बना होता है तो इनामिल का बना होता है। किसका? तो इनामिल का बना होता है। डेंटल जोड़ती हैं पेशी को हड्डी से, पेशी को हड्डी से। प्लाज्मा में जल 90% होता है। कितना होता है? आनुवांशिक की इकाई, आनुवांशिक की इकाई कहलाता है। आनुवांशिक की इकाई कहलाता है तो जीन को आनुवांशिक की इकाई कहते हैं। तो क्या कहते हैं? जीन को कहते हैं। जीन जीव अवस्थित होते हैं, जीव अवस्थित होते हैं, जीव अवस्थित गुणसूत्र में। किसमें? तो गुणसूत्र में। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बिडल और टेंटम ने। बिडल और टेंटम ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। जीन का वर्तमान नाम देने वाला वैज्ञानिक कौन है? जीन का वर्तमान नाम देने वाला वैज्ञानिक जोहानसन है। कौन है? तो जोहानसन है। कौन है? जोहानसन। कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन है? कोशिका में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो डीएनए है। क्या है? तो डीएनए है। डीएनए है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्राप्त किया? किसने दिया था? तो वाटसन एंड क्रिक ने। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था खुराना ने। किसने? तो खुराना ने किया था। हरगोविंद खुराना ने। माता पिता के गुण संतानों में स्थानांतरित होते हैं। माता पिता के गुण संतानों में स्थानांतरित होते हैं गुणसूत्र द्वारा। किसके द्वारा? गुणसूत्र द्वारा। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है तो 23। मानव में गुणसूत्र की संख्या कितने होते? तो 46 होती है। मानव में नर का गुणसूत्र में सम्मिलित होता है तो XY। लड़का पैदा होता है जब बच्चे में XY गुणसूत्र होता है। बच्चे का निर्धारण के लिए उत्तरदायित्व क्रोमोसोम होता है पिता का क्रोमोसोम। किसका? तो पिता का क्रोमोसोम। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितना होते हैं? तो 22 जोड़ी होती है। कितना होते हैं? तो 22 जोड़ी होती हैं। 22 जोड़ी होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा क्रोमोसोम के मिलने से लड़का का जन्म होता है? तो पुरुष का Y और स्त्री का X। एक लिंग संलग्न रोग हैं तो वर्धनता रोग है। क्या है? तो लाल हरी वर्धनता का कारण होता है। लाल हरी वर्धनता का कारण होता है एक गुणसूत्र के वंशानुगत। एक वर्धांत पुरुष और सामान्य महिला की संतानें में पुत्रों की वर्धानता होने की संभावना होती है। एक वर्धनता पुरुष तथा सामान्य महिलाओं की संतानों में पुत्रों की वर्धनता होने होता है तो शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। वर्धनता रोग वाले व्यक्ति को हरा जो होता है नीला, लाल जो है हरा दिखाई देता है। लाल जो है हरा दिखाई देता है। एक वर्धनता पुरुष का विवाह दूसरे वर्धनता पुरुष के समान पुत्री से होता है तो उसके संतान में क्या होगा? तो आधे पुत्र वर्धांत होगा। आधे पुत्र क्या होगा? तो वर्धांत होगा। आधे पुत्र वर्धांत होगा। एक वर्धांत पुरुष का विवाह दूसरे वर्धांत पुरुष के सामान्य पुत्री से होता है तो संतानों में क्या हो? आधे पुत्र वर्धांत होंगे। एक वर्धांत पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्धांत का लक्षण होगा उनके पुत्रियों में होगा, उसके पुत्री में होगा। उसका क्या होगा? तो पुत्री में होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का? डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लैमार्क ने। किसने? तो लैमार्क ने समझाया था। जीवों के प्राकृतिक चयन सिद्धांत डी वार्नेन ने दिया था। योग्यता की उत्तरजीवित
योग्यता की उत्तरजीवितता का प्रतिपादन किसने किया? योग्यता का उत्तरजीवित का प्रतिपादन किसने किया था? तो डार्विन ने किया था। किसने किया था? तो डार्विन ने किया था। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता हैं, उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत के डी बराज हैं। कौन है? डी बराज। उत्परिवर्तन सिद्धांत के जन्मदाता डी बराज हैं। योग्यता की उत्तरजीविता का प्रतिपादन डार्विन ने। समान अंग होते हैं, समान अंग समजात अंग होते हैं तो रचना में समान, समजात अंग होते हैं रचना में समान। समरूप अंग होते हैं कार्य में समान, कार्य में समान। मनुष्य में अवशेषी अंग है, मनुष्य में अवशेषी अंग है। कर्णपलक पेशी, कर्णपलक पेशी, कर्णपलक पेशी, कर्णपलक पेशी, कर्णपलक पेशी। चलिए, जीव की उत्पत्ति हुई है, जीव की उत्पत्ति हुई है जल से, जीव की उत्पत्ति हुई है जल से। विकास की प्रतिक्रिया में, विकास की प्रतिक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी, विकास की प्रतिक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है बंदर है। क्या है? तो बंदर है। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है बंदर है। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा में रखा जाता है, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा में रखा जाता है प्रोटोजोआ श्रेणी में, प्रोटोजोआ श्रेणी में। आकृति अनिश्चित नहीं होती है अमीबा की, अमीबा का प्रचलन अंकुटपाद है। हरा प्रोटोजोआ, हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है यूग्लिना, हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है यूग्लिना, हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है यूग्लिना। पौधों तथा जंतुओं के बीच युगल कड़ी के रूप में जाना जाता है यूग्लिना। किसको? तो यूग्लिना। पौधों तथा जंतुओं के बीच युगल कड़ी को से जाना जाता है यूग्लिना को। चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर के एंट अमीबा हिस्टोरिका पाया जाता है, एंट अमीबा हिस्टोरिका पाया जाता है तो आंत में। पेचिस के लिए उत्तरदायित्व प्रोटोजोआ है एंट अमीबा में। किसमें? तो एंट अमीबा में है। कौन सा प्रोटोजोआ मलेरिया बुखार पैदा करता है? कौन सा प्रोटोजोआ मलेरिया बुखार पैदा करता है? प्लाज्मोडियम। कौन? प्लाज्मोडियम। कौन? प्लाज्मोडियम। काला अजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है, काला अजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है, काला अजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है लिस्मैनिया। कौन? लिस्मैनिया, लिस्मैनिया। काला अजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है लिस्मैनिया है। कौन है? लिस्मैनिया है। निद्रा रोग पैदा करता है ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा। मानव की आंत में रहने वाला, मानव की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय रोग जनक परजीवी प्रोटोजोआ है ई कोलाई में। किसमें? तो ई कोलाई में है, ई कोलाई में है। चलिए आगे देखते हैं। स्पंजों के अंदर, स्पंजों के शरीर में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र, स्पंजों के शरीर में छोटे छोटे छिद्र को आस्टिया कहते। क्या कहते हैं? तो आस्टिया कहते हैं। स्पंज के शरीर पर स्थित, स्पंज के शरीर पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है, स्पंज के शरीर पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है अस्कुलम कहलाता है, अस्कुलम कहलाता है, अस्कुलम कहलाता। स्पंज के शरीर पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है अस्कुलम कहलाता है। किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वास होता है? रक्त नहीं होता है लेकिन श्वसन होता है तो हाइड्रा में। किसमें? तो हाइड्रा में। हाइड्रा का प्रचलन अंग हाइड्रा का प्रचलन अंग टेटेक्स हैं, टेटेक्स हैं। कौन? टेटेक्सिल हैं। कौन है? टेटेक्सिल हैं। प्रवाल भित्ति का निर्माण, प्रवाल भित्ति का निर्माण सिलेडेट्रा द्वारा होता है, प्रवाल भित्ति का निर्माण सिलेडेट्रा द्वारा होता है। हाइड्रा का प्रचलन टेटेकिल्स में होता है, टेटेकिल्स में होता है। किसमें होता है? टेटेकिल्स में होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, सिलेडेट्रा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सिलेडेट्रा संघ को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो निडेरिया। किसके? तो निडेरिया। परवाल हैं एक समुद्री जीव हैं, परवाल एक हैं समुद्री जीव हैं। जैली फिश के नाम से जाना जाता है, जैली फिश के नाम से जाना जाता ऑरिलिया है। कौन है? तो ऑरिलिया। जैली फिश के नाम से जाना जाता है ऑरिलिया है, जैली फिश के नाम से जाना जाता है तो ऑरिलिया है। समुद्री एनीमो के नाम से समुद्री एनीमो के नाम से जाना जाता है मेडिटेरियम है, मेडिटेरियम है, मेडिटेरियम है, मेडिटेरियम है। प्रोटोजोआ मैन ऑफ वार, प्रोटोजोआ मैन ऑफ वार किस नाम से जाना जाता है?
फाइसेलेरिया को किसको? तो फाइसेलेरिया को। अमर तत्व का गुण पाया जाता है हाइड्रा में। अमर तत्व का गुण पाया जाता है हाइड्रा में। चिपटे क्रीमों को रखा गया है प्लेसेंटा इमेज में। फीता कृमि किस संघ के महत्वपूर्ण प्राणी है? तो प्लिंटा हेलिमीज के। गोल क्रीम या सूत्र कृमि किस संघ के अंतर्गत आता है? तो निमैथिलीज में। किसमें? तो निमैथिलीज में। चलिए आगे। चप्पल की आकृति पैरामीशियम कौन है? तो पैरामीशियम है। फाइलेरिया नामक रोग होता है तो बुचेरिया बनक्राफ्ट द्वारा। चलिए फ्रेंड्स, अगले वीडियो में अगले टॉपिक को देखने के प्रयास करते हैं। थैंक्स फ्रेंड। जय हिंद फ्रेंड।